गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी सुनियावाड़ी पे। आई एम सुरेंद्र मदान। आज हम चर्चा करेंगे जो गवर्नमेंट के बारे में। मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आए, किसी 6, 7, 8 के लिए कोई भी टॉपिक आपने नहीं करवाया अब तक। उस चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कॉमन टॉपिक जो है 6, 7, 8 के लिए लिया जाए एसएसटी से। तो मैंने आज गवर्नमेंट चूज़ किया है। आप सबको आज मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या होती है और उनके लेवल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट होती है बेटा, गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लॉज बनाती है, मेकिंग लॉज फॉर अस एंड द गवर्न आवर कंट्री, और जो हमारे कंट्री का शासन जो है वो चलाती है। तो ये गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के बारे में मैं बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबसे ऊपर का टायर होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सबसे ऊपर की, यानी जो पूरे कंट्री के अंदर रूल करती है। सेकेंड थिंग स्टेट गवर्नमेंट, जो एक सिर्फ पार्टिकुलर स्टेट के अंदर वर्किंग करती है। और थर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे डिविजन्स में बांटी होती है और जो वहां पर वर्किंग करती है लोकल लेवल्स के ऊपर। इस लोकल लेवल्स के भी 2 पार्टीशन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? पूरे कंट्रीज के अंदर, जैसे लाइक इंडिया है, हमारा इंडिया है। अब इंडिया के अंदर जो है पूरा कंट्री जो होता है, पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसके अंदर पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में बांटकर वहां पर उसके इलेक्शंस होते हैं वो करवाए जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के, यानी संसद के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में उनको चुना जाता है यहाँ पर। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? पूरे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर जो इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर, वो इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, इसकी सीटें होती हैं कुछ एक, जो पार्लियामेंट की, स्पेशली मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर जो सीटें जो है हमारी वो होती है टोटल 552, लगभग इतनी सीटें जो है वो लिखी होती हैं 552। अब 552 में बहुत बार आपको ये कंफ्यूजन दे रखी है 550 प्लस 2, कई बार दे रखा होता है 530 प्लस 20 प्लस 2 दे रखा होता है। इसमें कंफ्यूजन है कि बहुत सारी बुक्स के अंदर दे रखा होता है, बहुत सारी बुक्स के अंदर दे रखा होता है 543 प्लस 2 दे रखा होता है, जैसे 543 प्लस 2 प्लस 7 दे रखे होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा हमारे मन के अंदर कि टोटल सीटें कितनी है पार्लियामेंट के लिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं पूरे स्टेट के लिए, अगर हम पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, और उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें होती हैं, तो 552 भी आती है इसमें, 550 भी बहुत बार दे रखा होता है, 530 प्लस 2 भी दे रखा होता है, 543 प्लस 2 प्लस 7 भी दे रखा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको अलग अलग दे रखे होंगे, तो आपके मन में भी एक सवाल पैदा होता होगा कि ये किस तरह से आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कंफ्यूजन ये दूर कर देता हूँ। टोटल जो सीटें होती है वो मैक्सिमम सीटें होती है, ना कि ये इतनी 552 होती ही है। भारत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनके इलेक्शन के अकॉर्डिंग 552 मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो इंडिया से बिलोंग सिलेक्ट हो सकते हैं पूरे कंट्री से। अब इसमें 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो होता है 2 मेंबर्स जो होते हैं, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 2 मेंबर जो होते हैं इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब इसमें से 530 मेंबर्स जो दे रखे हैं, 530 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ये चुने जाते हैं इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, कोई भी जो स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वहां से लिए जाते हैं। 20 मेंबर जो है वो लिए जाते हैं यूनियन टेरिटरी से, कहां से? जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां से इलेक्ट होते हैं। और 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया प्रेसिडेंट। ये कौन सी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं? ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर। इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है, तो उसके बारे में बता दूं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जहां पर, देखिए आपको पता ही होगा, एंग्लो का मतलब होता है आंग्ल यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ पर रूल करके गए थे। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो जिनके पेरेंट्स दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। अगर मैं माता की साइड से बात करूं, मदर साइड से बात करता हूं तो वो इंडियन थे, लेकिन अगर फादर साइड से बात करता हूं तो वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे।
उनके बच्चे जो स्पेशली यहाँ पर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य माने जाते हैं, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य है, अगर किसी भी एवज में लोकसभा के अंदर नहीं पहुंच पाते, अगर वो इलेक्शन के थ्रू पहुंचते हैं दैट इज ओके, अदरवाइज 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है, किसकी सहायता से, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से वो जो है उनको सिलेक्ट करता है 2 मेंबर्स को। तो इस तरह से टोटल मेंबर जो है वो इस तरह से होते हैं। अब टोटल 543 प्लस 2 ही चले जाते हैं, ये 7 मेंबर जो है 543 इलेक्टेड होते हैं और प्लस जो है वो 2, अब भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो 543 प्लस 2, 543 पर इलेक्शन होते हैं टोटल, ये इलेक्टेड पर्सन होते हैं, प्लस 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं ये 2 मेंबर। अब बच के 7 मेंबर, ये 7 मेंबर कौन से होते हैं, ये किसी टाइम में भारत के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते थे या आने वाले टाइम में अगर हो सकते हैं तो वो किस एरिया से होते हैं, वो पाक के रिकॉर्ड में पीओके का जो एरिया जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल में चला गया, भारत का भाग, कश्मीर का जो भाग भारत का था वो पाकिस्तान ने अपने अंडर कंट्रोल में कर रखा है, ये 7 मेंबर वहां से सिलेक्ट होने थे, इसलिए ये 7 मेंबर नहीं गिने जाते। जो टोटल अब जो मेंबर गिने जाते हैं वो होते हैं 543 प्लस 2, तो इस तरह से 545 मेंबर जो है वो लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, देखिए पूरे कंट्री के अंदर जो है इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू जो है मेंबर्स को चुना जाता है और चुनने के बाद ये जो मेंबर्स होते हैं वो वर्किंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो देखिए जो वर्किंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है। वो वर्किंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से कौन से एरिया के अंदर वर्किंग की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से राइट है, वो किस एरिया में वर्किंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट्स होते हैं, वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। और जो उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आती है जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर वर्किंग करते हैं, वो एक अलग एरिया होता है। सेकंड थिंग आती है स्टेट गवर्नमेंट, ये सेकंड लेवल है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो होता है वो स्पेशली एक पार्टिकुलर एक राज्य से कोई एक स्टेट है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बांटकर इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 90 सीट्स होती हैं विधानसभा की, जिसके अकॉर्डिंग पूरे हरियाणा को जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा जाता है और वहां से जो इलेक्ट होकर जो कैंडिडेट आते हैं वो इलेक्शन में जीतते हैं और जीतने के बाद वो जो होता है वो सरकार बनाते हैं, तो वो वर्किंग करते हैं, जो जिसकी मेजर बड़ी पार्टी होगी उसकी सरकार होगी तो वो वर्किंग करते हैं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग अधिकार क्षेत्र होता है जहां पर वो इंडिपेंडेंट होती है अपने स्टेट के अंदर वर्किंग करने के लिए, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसका रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता ही है, इंडिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड जो लेवल आता है वो आता है लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के भी अलग अलग टायर्स होते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि कौन से टायर होते हैं। तो थर्ड जो लेवल है वो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या करता है, लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट्स होते हैं जहां पर वो वर्किंग करते हैं, स्पेशली एक गांव के लेवल पर और एक शहरों के लेवल पर। जो होता है गांव के लेवल पर है वो पंचायती राज से होता है हमारा, जो पंचायत होती है, और अर्बन लेवल के ऊपर जो है हमारा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जहां पर होता है। पंचायती राज के भी 3 टायर होते हैं जिसमें नंबर 1 जो होता है वो आता है जिला परिषद। कौन सा आता है, जिला परिषद। जो क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वर्किंग करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी वर्किंग होती है। पूरे जिले के अंदर एक मेयर चुना जाता है जो वर्किंग करता है पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेकंड जो इसका टायर आता है वो होता है ब्लॉक लेवल पर। क्या होता है, ब्लॉक, ब्लॉक यानी खंड के ऊपर, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को जो होता है कुछ एक खंड्स में बांटा जाता है, उसके कुछ ब्लॉक बनाए जाते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट है तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक खंड बने हुए हैं, जैसे लाइक कालावाड़ी है, ओडा है, छोटा है, इलाहाबाद है, इस तरह से जो खंड बने हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो होता है ये होती है ब्लॉक समिति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पंचायत समिति। इसके मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और थर्ड लेवल जो होता है वो आता है ग्राम पंचायत। कौन सा आता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपने सुना होगा, आपके एरिया के अंदर जो होता है ग्राम पंचायत, आपका जो एरिया होता है गांव के अंदर जो होता है लोग अपने सरपंच को, अपने मेंबर्स को इत्यादि को चुनते हैं, तो वो ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग जो होता है वो वर्किंग करते हैं। इसके अंदर एक मुख्य सरपंच चुना जाता है जो उसका हेड होता है ग्राम पंचायत का। कुछ एक मेंबर जो अकॉर्डिंग टू वार्ड, जो आपके गाँव के अंदर वार्ड बने होते हैं, वार्ड में से जो होता है वहां इलेक्ट होकर उनको वो वर्किंग करते हैं। तो इन सब की वर्किंग जो होती है वो गाँव के अकॉर्डिंग होती है। ये वर्किंग क्या करते हैं,
ये वर्किंग करते हैं जो गांव के अंदर, स्पेशली अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करता हूँ तो ग्राम पंचायत क्या वर्किंग करती है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के अंदर जो होता है पानी की सप्लाई इत्यादि का प्रबंध करती है, साफ सफाई का प्रबंध करती है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड वो वर्किंग करती है। गांव के जितने भी मैनेजमेंट के काम होते हैं वो लगभग सारे काम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राम पंचायत पर है। छोटे मोटे झगड़े भी सुलझाने का काम जो होता है वो ग्रामीण लेवल के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर होता है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद ये इसके हायर टायर आते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का हायर टायर ब्लॉक समिति हो गया। अब ग्राम पंचायत एक ब्लॉक के अंडर में होती है और एक ब्लॉक जो होता है वो जिला परिषद के अंडर में इस तरह से रहेगा। तो ये तीनों टायर जो होता है वो मिलकर जो होता है ग्रामीण लेवल के ऊपर जो होता है वो पंचायती राज सिस्टम में वर्किंग करते हैं। अगर मैं अर्बन लेवल की लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो इसके भी 2 टायर्स होते हैं। इन 2 टायर्स के अंदर क्या होता है, एक आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक आता है म्युनिसिपल काउंसिल। अब यहाँ पर भी ये 2 प्रकार की वर्किंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये स्पेशली लार्जर एरिया के अंदर होता है। जो लार्जर एरिया जो बड़ी मेगा सिटीज होती है वहां पर वर्किंग करते हैं। जैसे हमारे मेगा सिटीज ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वहाँ कोलकाता ले लीजिए, ये वो बड़े शहर हैं जहाँ पर जिनकी जो पॉपुलेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्किंग करती है। और स्मॉल एरिया के अंदर जो होता है ये क्या होता है, वो म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है वो वर्किंग करती है, स्मॉल एरिया के लिए होता है ये यहाँ पर वर्किंग करते हैं। सेम जो चीज होती है हमारी जो वर्किंग ये लोग करते हैं, ये अपने गांव के लिए वर्किंग करते हैं, तो ये वर्किंग जो होती है अपने शहरों के लिए करते हैं। जो सिटीज हैं आपकी सिटीज के अकॉर्डिंग जो है ये वर्किंग वहां पर करते हैं। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के जो 3 लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उन 3 लेवल्स के अंदर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है जो पूरे कंट्री के अंदर वर्किंग करती है, सेकंड आती है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के अकॉर्डिंग वर्किंग करती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो होता है स्टेट के ही अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट जो होता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिवीजन की गई है जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट आती है। और लोकल गवर्नमेंट के भी 2 टायर्स होते हैं, विलेज लेवल पर अलग होता है और सिटीज लेवल पर अलग होता है। विलेज लेवल पर जो है आपके 3 टायर्स होते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत जो होती है। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जर एरिया के लिए है और म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉल एरिया के लिए होती है। अब बात करते हैं वर्किंग की कि ये वर्किंग किस तरह से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग करती है। तो उनके कुछ फील्ड्स होते हैं जिन पर उनको काम करना होता है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे सेंटर के अंदर हमारे देश के अंदर रूल करती है। सेकंड थिंग, उसको जो है वो रूल करने का जो विदेशों के साथ जो हमारे फॉरेन अफेयर्स होते हैं, विदेशों के साथ जो भी संबंध होते हैं या उनसे जो भी मामले होते हैं उनसे डील करने का जो राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अपने एरिया के अंदर जो वर्किंग करती है, जिसमें कुछ एक सब्जेक्ट्स आते हैं जहां पर उन विषयों के ऊपर वो वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं वर्किंग करता हूं तो ये डिफेंस के अंदर वर्किंग करते हैं। हमारे देश की जो आर्मी होती है, आपने कभी सुना है कि किसी आर्मी, किसी हरियाणा की आर्मी है या पंजाब की आर्मी है, राजस्थान की आर्मी है? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आर्मी जो होती है वो इंडिया की है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्किंग करती है। सेकंड थिंग है इसके अंदर जो वर्किंग होती है वो किसकी होती है, वो फॉरेन अफेयर, विदेशी जो मामले आते हैं, विदेशों के साथ कोई संबंध बनाना है हमने, कोई व्यापारिक संबंध बनाने हैं, किसी भी प्रकार का कोई मैटर सोल्व करना है विदेशों के साथ, तो विदेशी किसी भी देश के साथ, तो वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। थर्ड जो होता है इसके अंदर बैंकिंग आता है, बैंक आता है। बैंक जो है हमारा वो क्या होता है, वो सारा का सारा टोटली जो होता है बैंक, वो फील्ड किसके अकॉर्डिंग होती है, वो इसके अकॉर्डिंग ही होती है। हमारी करेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, करेंसी, रुपया पैसा जो भी रिलेटेड होता है, इस तरह के कुछ फील्ड्स होते हैं। और ये टोटल जो है वो 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो वर्किंग करने का काम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्किंग करती है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, इस तरह से टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग करती है। इसी तरह जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग करती है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है सेंट्रल लिस्ट। क्या बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट। क्या बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट। ये हमारा पहला टॉपिक था इसका, जहां पर ये वर्किंग करते हैं। सेकंड जो आती है हमारी वो आती है स्टेट लिस्ट। कौन सी आती है, स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट यहाँ पर वर्किंग करने का काम किसके पास होता है, वो होता है सारा का सारा किसके, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर वर्किंग करती है। इस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ राइट्स होते हैं
उनमें से वो अपनी वर्किंग, उनके अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं जहां पर वो वर्किंग करते हैं। इनमें वर्किंग में कौन कौन से होते हैं? लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा, कभी भी आपने सुना कि भारत की पुलिस है? नहीं, हम ये सुनते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किसका है? पंजाब की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस अलग है, राजस्थान की अलग है, यूपी की अलग है। हर एरिया की पुलिस जो होती है वो डिपार्टमेंट अलग होता है पुलिस से रिलेटेड। सेकेंड थिंग, जैसे इसके अंदर हमारा आता है ट्रेड आता है। अब ट्रेड के ऊपर दोनों ही बातें होती है। अगर विदेशियों के साथ ट्रेड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, लेकिन अगर मैं लोकल ट्रेड की बात करता हूँ, हरियाणा या पंजाब के साथ ट्रेड करना है तो उसके ऊपर जो वर्किंग करने का काम आता है वो इसका आता है। थर्ड जो है जैसे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट के साथ ही बिलोंग करता है। स्टेट ही एग्रीकल्चर के ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाती है जो अपने एरिया के अकॉर्डिंग है। जैसे हरियाणा के अंदर है या पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, सिंचाई का विभाग जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये वर्किंग जो होता है, इरिगेशन की वर्किंग जो होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। इस तरह से टोटल नहीं है, अबाउट 66 सब्जेक्ट जो होते हैं जो स्टेट लिस्ट के अंडर कंट्रोल में होते हैं, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग करती है। लगभग 66 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर वहां पर वर्किंग करती है। और तीसरा जो, अब कई ऐसे एरिया आते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही वर्किंग करते हैं, तो वो कौन सा एरिया आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कौन सा है। उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी बोलते हैं? थर्ड जो पार्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? इस कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्किंग की जाती है जहां पर स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों मिलकर रूल रेगुलेशन बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर ये दोनों मिलकर वर्किंग करते हैं। तो उसमें से बहुत सारे केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं मैरिज है। अब मैरिज से रिलेटेड कोई भी जो कानून बनता है, मैरिज से रिलेटेड कोई कानून बनेगा, डाइवोर्स से रिलेटेड बनता है, ये जो है ये कानून है। हमारा हेल्थ से रिलेटेड है कोई भी, उस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनता है। ये सारे कानून जो होते हैं वो लगभग जो होते हैं दोनों मिलकर बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। यानी चाहे मैरिज से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से, ये कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर दोनों मिलकर वर्किंग करते हैं। और ये लगभग 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है डिस्प्यूट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सपोज एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कोई लॉज बना दिया, स्टेट ने अपना एक अलग लॉज बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग लॉज बनाया। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने से क्या होता है, यहाँ पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो अगर डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून जो होगा वो इंप्लीमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल जो चीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, अगर आपसी सहमति के साथ कानून बन जाता है दैट इज ओके। अगर अदरवाइज आपसी सहमति से कानून नहीं बनता तो इस चीज को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो होता है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का कानून जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3 लिस्ट्स हैं जहां पर ये तीनों अलग अलग फील्ड में वर्किंग करते हैं। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वर्किंग करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग करती है, और कॉन्करेंट में दोनों ही लिस्ट जो होते हैं वो वर्किंग करते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट जो होती है वर्किंग करती है। लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है वो सेंट्रल का होता है अगर डिस्प्यूट होता है तो। इसके बाद जो है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट का टॉपिक ले रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी 2 प्रकार की फॉर्म्स होती है मेजर जो गवर्नमेंट के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ डेमोक्रेसी लॉन्च होती है जिनके देशों के अंदर, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां वर्किंग करती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया की बात लीजिए जहां पर रूल जिनके द्वारा रूल किया जाता है, रूल कौन करता है, रूल वो लोग करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चूज करके पार्लियामेंट में भेजे और वो लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं। और दूसरी जो आती है वो आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो होती है डिक्टेटरशिप, जहां पर तानाशाही, इसको तानाशाही बोला जाता है। वो रूल जो अपने आप रूल करते हैं, जो स्वयं अपने आप को मालिक समझकर, खुद का ओनर समझकर जो है वो रूल करते हैं। जैसे डिक्टेटरशिप है, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप है। अभी जैसे इसमें साउथ कोरिया के, इसमें नॉर्थ कोरिया के अंदर है तो वहां पर डिक्टेटरशिप है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी है और बहुत सारे विश्व के अंदर कंट्रीज है जहां पर डिक्टेटरशिप है। अब इसका एक बेनिफिट क्या होता है, डेमोक्रेसी का क्या बेनिफिट होता है और डिक्टेटरशिप का भी क्या बेनिफिट होता है, क्या
हार्म होते हैं, क्या इसके भी हार्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर व्यक्ति को, जितने भी सिटीजन होते हैं किसी कंट्री के अंदर, उन सबको वहां पर डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉपर राइट दिए जाते हैं, प्रॉपर राइट मिलते हैं उनको, हर प्रकार का राइट मिलता है, चाहे वो वोटिंग का राइट है, चाहे वो एजुकेशन का राइट है, चाहे वो रिलीजियस का राइट है, कल्चर का राइट है, यानी सारे राइट लगभग डेमोक्रेसी के अंदर जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बेनिफिशियल की बात कहूं तो, लेकिन मैं एक हार्म भी इसका होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा डिले होता है, क्योंकि लेट होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉपर एक व्यक्ति ने डिसीजन नहीं लेना, पूरी कमेटी बनाई जाती है और वो पूरी कमेटी जो होती है डिसीजन लेती है। तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा डिसीजन टाइम जो होता है वो ज्यादा लगता है। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होता है बड़ा क्विक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने जो है वो वर्किंग करनी होती है, उसने जो डिसीजन ले लिया दैट इज ओके। ये दोनों ही प्रकार का होता है, ये बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। अगर मैं बात करूं बेनिफिशियल, अगर कोई डिक्टेटर अच्छा है जिससे लोगों के भलाई के लिए काम करना है तो वो कंट्री बहुत ज्यादा तरक्की करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, क्या पार्टी बाजी को सिस्टम नहीं होता, उसने जो डिसीजन लेना वो ले लेगा अगर उसने वेलफेयर के लिए वर्किंग करना है। लेकिन कई बार वो क्रूशियल हो जाता है, अगर वो क्रूल हो जाता है, और क्रूल होने के बाद में अगर वो अपने आप को एब्सोल्यूट पावर मान ले, अपने आप को निरंकुश ऐसी पावर मान ले जहां पर वो वर्किंग कर रहा है और वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्किंग ना करे, तो डिक्टेटरशिप भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब डिक्टेटरशिप में आपने पुराने टाइम में मुसोलिनी का, हिटलर का, इनके एग्जांपल्स देखे होंगे जिन लोगों ने वर्किंग की थी। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट के टू फॉर्म्स होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है और एक डिक्टेटरशिप पे गवर्नमेंट आती है। दो प्रकार के फॉर्म मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है किसी भी प्रकार की, तो आप जो है मुझसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो ये लाइक आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। एनपीएस नोइयावाड़ी के बिहाफ पर सुरेंद्र मदान मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अच्छे से लाइक करें और शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।